खबरनामे में खुशामदीद। आगाज में आपको बताएं कि मुल्क में मुकम्मल अमन के लिए बड़ा इकदाम। हुकूमत के पाकिस्तानी तालिबान को गैर मुसल्लह करने के लिए मुज़ाकरात। हथियार डालने वालों को माफ कर दिया जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान का तुर्क टीवी को इंटरव्यू। कहा बातचीत अफगानिस्तान में हो रही है। वज़ीर आज़म का कहना था तारीख गवाह है, अफगानों को ज़ेर तसल्लुत नहीं किया जा सकता। अफगानिस्तान में इस्तेहकाम के लिए शमूलियती हुकूमत के क़याम के ख्वाहिशमंद हैं। I think some of the Pakistani Taliban groups actually want to talk to our government, for some peace, for some reconciliation, and we are in talks with some of the groups. What we hope is that this the TTP. Are you in talks with the TTP? With some of them, yes. You see, there are different groups which form the TTP. Yes, so we are in talks with some of them on surrendering or reaching on a reconciliation process. Is the Afghan Taliban helping you in this process? In the sense that the talks are taking place in Afghanistan. In that sense, yes. So there is some sort of negotiation or talks underway between Pakistan and the Tehreek-e-Taliban Pakistan or some groups of the TTP to lay down their arms. Yes, and then we forgive them and they become normal citizens. This is quite a revelation, Prime Minister Imran Khan. So you are expecting some sort of agreement or some sort of deal to come out or emerge between the TTP and the government of Pakistan? Yes, I repeat, I do not believe in military solutions. I'm anti-military solutions. बड़ा ज़बरदस्त इंटरव्यू दिया गया है तुर्क टीवी को वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से। बड़ी अच्छी बातें इसमें की गई हैं। अमन के हवाले से एक बहुत वाज़ेह पॉइंट उठाया गया है। दिफाई तज्ज़ियाकार अमजद शुएब साहब हमारे साथ ही मौजूद हैं, उनसे हम इस पर उनका तज्ज़िया ले लेते हैं। अमजद साहब, बहुत शुक्रिया समा को वक्त देने के लिए। कहिएगा आप किस तरह से देखते हैं इस इंटरव्यू को? आप क्या समझते हैं कि जो सैकड़ों मासूम शहरियों और सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों को शहीद किया गया, उनको क्या माफ़ करना चाहिए? देखिए, जहाँ तक टीटीपी के साथ मुज़ाकरात, बातचीत इसका ताल्लुक है, तो बुनियाद उसकी ये है कि अफगान तालिबान ने लिख के दिया एक एग्रीमेंट में दोहा में कि जनाब उनकी सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी दहशतगर्दी के लिए, और पाकिस्तान उनसे तवक्को रखता है कि वो टीटीपी को भी यही पैगाम देंगे या टीटीपी के लिए भी उनका यही फैसला होगा। लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली टीटीपी और अफगान तालिबान जो हैं ये एक दूसरे को मदद करते रहे, या कम से कम ये है कि एक दूसरे के को बर्दाश्त करते रहे। लिहाजा तालिबान अफगान तालिबान के लिए गालिबन ये मुमकिन नहीं है कि उनको ताकत के जोर पे रोकें, और वो चाहते हैं कि जिस तरह उन्होंने सबको माफ़ किया है अपने मुल्क में, पाकिस्तान भी ये काम करे। अच्छा, अब इसके नताइज बड़े मुख्तलिफ हैं। अफगानिस्तान में तो अमेरिका हमलावर हुआ तो वो एक गैर मुल्की उसके खिलाफ लड़ रहे थे। ये हमारे मुल्क में तो एक जमहूरी पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम की रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट्स नहीं है, ये उनके खिलाफ लड़ते रहे, जो टीटीपी वाले हैं। और ये जो भी इन्होंने बच्चों पे जुल्म किए, बड़ों पे जो भी इन्होंने किया, 80,000 लोगों के कातिल है ये। तो इन हालात में हुकूमत का उनसे बातचीत करना हुकूमत के लिए बहुत बड़े मसाइल पैदा करता है। इसमें आवाम के अगर बात होती है तो हुकूमत के लिए मसाइल पैदा हो सकते हैं। अमजद शुएब साहब, साथ ही रहिएगा। अमेरिका कुर्बानी के बकरे की तलाश में है। गुस्सा उतरा तो अमेरिका सोचेगा किस वजह से अफगान फौज ने हथियार डाले। तुर्क मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि जो बाइडन को तनकीद का निशाना बनाना नाइंसाफ़ी होगी। आपको बताएं कि वो इसके सिवा कर भी क्या सकते हैं। हम अमन के लिए बातचीत पर यकीन रखते हैं। तालिबान हुकूमत को तस्लीम करने से मुतालिक हमसाया ममालिक से बातचीत जारी है। सवाल ये है कि अमेरिका तालिबान को कब तस्लीम करेगा? Question is, when is the United States going to recognize them? Do you expect the United States to recognize the Taliban government? Sooner or later they'll have to. At the moment, as you can see in the Senate hearing, in their media, there is shock, confusion in the US. They are completely surprised by this outcome of, after 20 years, Taliban coming back again. And there is at the moment finding scapegoats. I feel very unfairly targeting President Biden. I think it's unfair because what could he do? If the US does not defreeze their
reserves, and the Afghan government collapses, and this goes into a chaotic situation, the biggest loser will be the people of Afghanistan. Our government decided that we would be consulting all the neighbors of Afghanistan. We will discuss with them about the timing of when to recognize the Taliban regime. So we are in discussion. اور اسی کے اوپر بات کر لیتے ہیں. وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. سر, بڑا ہی کٹ اینڈ کلیئر بات کی ہے وزیر اعظم کی جانب سے ہر معاملے پر جو اس وقت دنیا میں زیر بحث ہے, افغانستان, امریکہ, طالبان. اس کے علاوہ کالعدم تحریک طالبان پاکستان کے گروپ سے افغانستان میں بات چیت جاری ہے, یہ بھی کہا. کس طرح سے دیکھتے ہیں اس انٹرویو کو آپ؟ دیکھیے, میں سمجھتا ہوں اس وقت دنیا میں کوئی شخص یا جو ملک اس وقت اس اہم ترین مسئلے کے اوپر دنیا کی توجہ مرکوز کرائے ہوئے ہے وہ پاکستان ہے. عمران خان نے جس طریقے سے پاکستان کا کیس اور افغانستان کا کیس دنیا کے سامنے رکھا ہے, اس سے ان کی جو اہلیت ہے ڈپلومیسی کی وہ ایک بار پھر ابھر کے سامنے آئی ہے. چاہے وہ کشمیر کا مسئلہ ہو, فلسطین کا ہو اور اب افغانستان کا ہو. ہم نے دیکھا ہے کہ عمران خان نے پاکستان کو نہیں, مسلم امہ کو اور دنیا کو لیڈ کیا ہے ان معاملات میں. اور یہ بھی ابھی جس طرح سے انہوں نے پریزیڈنٹ بائیڈن صاحب کی جو پوزیشن ہے اس کو ایک سپورٹ کی, اور ایک جس طریقے سے انہوں نے کہا کہ اس کے علاوہ ان کے پاس اور کیا راستہ تھا. دراصل باقی دنیا کے جو لیڈرشپ ہے ان کی وہ ڈیپتھ اور وہ افغانستان کے مسئلے کو لے کے اتنی تفصیل سے اور باریکی سے نہیں سمجھتے جس طریقے سے عمران خان نے اس مسئلے کو دیکھا ہے. اور یہ ہمیں اب الحمدللہ یہ ہے کہ پوری دنیا اس مسئلے کے لیے اب پاکستان کو دیکھ رہی ہے. 14 سے زیادہ ورلڈ لیڈرز جو ہیں انہوں نے پچھلے ایک مہینے میں وزیر اعظم سے بات کی ہے. اور آپ نے دیکھا ہم تاجکستان SCO کانفرنس میں جب گئے اور باقی جگہوں پہ ہر جگہ پہ عمران خان کا اس وقت ایک لیڈ رول ہے جس کی وجہ سے پاکستان کی عالمی اہمیت میں بے پناہ اضافہ ہوا ہے, اور اسی کو لے کے ہم آگے بڑھ رہے ہیں. سر, بالکل پاکستان بڑا فراغ دلی کا مظاہرہ کر رہا ہے یہاں پر, اور امن کی دعوت بھی بار بار پاکستان کی جانب سے دی جا رہی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ ریاست کے خلاف لڑنے والے جو ملک ہے اس کے آئین کو اتنی آسانی سے تسلیم کر لیا جائے گا, یا پھر آپ سمجھتے ہیں کہ ہمیں مزید کسی اور شکل میں بھی قربانیاں دینی پڑیں گی؟ قربانیاں تو ہم نے بہت دی ہیں. ہم تو آگ اور خون کے دریا سے نکلے ہیں, اور ہمارا اگر آپ میری بات کریں, ہم جہلم میں جی سر ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں. آپ کو پراکسی ہوتی ہے جو کہ اور گفتگو ہوتی ہے, پولیٹیکل سیٹلمنٹ ہوتی ہے جو چیزوں کو سیٹل کرتی ہے. لہٰذا جو اب ہماری سوچ ہے اور جو وزیر اعظم نے جو کرائٹیریا لے کیا ہے کہ ہم امن کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں, اللہ ہے گفتگو, جو نہیں پڑھنا چاہتے وہ گفتگو کیوں کریں گے؟ لہٰذا انہیں سے گفتگو ہو رہی ہے کہ امن کی طرف بڑھنا اس کی. ٹھیک ہے فواد چودھری صاحب, آپ کا موقف ہم تک آیا. ابھی آپ کی آواز کچھ ٹھیک سے نہیں آ رہی, ہم دوبارہ آپ سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن آپ کو یہ بتاتے چلیں وزیر اعظم عمران خان ان کی جانب سے انٹرویو دیا گیا, اور انہوں نے اس انٹرویو میں وزیر اعظم نے کالعدم TTP سے غیر مسلح ہونے کا مطالبہ بھی کیا, اور یہ کہا کہ پاکستانی طالبان ہتھیار پھینکیں, عام شہری بنیں تو معاف کر دیں گے, اور افغان طالبان ثالث کا کردار ادا کر رہے ہیں, ہو سکتا ہے مذاکرات کے نتیجے میں معاملات حل نہ ہو, ایسا کہا گیا عمران خان کی جانب سے. بالکل. دوسری جانب امریکی صدر آپ کو فون کیوں نہیں کر رہے؟ ترک TV کو انٹرویو میں وزیر اعظم عمران خان نے کھل کر اس سوال کا جواب دیا. کہا افغانستان پر طالبان کے قبضے اور کابل ایئرپورٹ پر واقعے کے بعد جو بائیڈن پر سخت تنقید کی جا رہی ہے, امریکی حکام سے بات چیت جاری ہے, دو ممالک کے صدور کے درمیان بات چیت رسمی ہوتی ہے. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اصل بات چیت تو ماتحت حکام کرتے ہیں, اب یہ تو جو بائیڈن پر منحصر ہے کہ وہ کب اور کیا بات کرتے ہیں. Right now, President Biden is under a lot of pressure because you almost seem sympathetic. Sympathetic because he is being criticized for the awful airport scenes. But my contention is, how could he predict that the
2 weeks before the exit, the president would flee the country and the Afghan army would collapse. How could we couldn't predict it? Taliban couldn't predict it. So how could he predict it? So therefore, those awful airport scenes, they have caused such a sort of incredible reaction in the American public, and of course then Taliban taking over. So therefore, he's under severe criticism right now, which I have sympathy, because we sort of in our position, when you are under a lot of public pressure and media pressure. So I guess it's up to him. I mean, when he wants, he can talk. वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने वाज़ेह तौर पर कहा कि हम अमन के लिए बातचीत पर यकीन रखते हैं, मुज़ाकरात ही आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता है। ये भी कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा को जल्द या देर से तालिबान को तस्लीम करना होगा। सिर्फ पाकिस्तान के तालिबान को तस्लीम करने से फ़र्क नहीं पड़ेगा, हमसायों की मुशावरत से तालिबान को तस्लीम करने का फ़ैसला करेंगे। ये भी कहा कि सवाल ये है कि अमरीका तालिबान को कब तस्लीम करेगा। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की तारीख़ एक जैसी है, ये कहा गया उनकी जानिब से। आपको तालिबान खान पुकारा गया, क्या कहते हैं? वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से TRT इंटरव्यू में सवाल। इमरान खान ने जवाब दिया कि अफगानिस्तान के फौजी हल की मुखालफत करता रहा हूं और आज वक्त ने साबित किया है कि कोई फौजी हल ना था। बुश का ये बयान अहमकाना था कि अगर आप हमारी पॉलिसियों के साथ नहीं तो आप हमारे खिलाफ हैं। Now, looking back in retrospect, is quite prescient. But they also accuse you because of the stand of being, they call you Taliban Khan. You see, it was this awful, arrogant, imperialistic attitude of the Americans under George Bush when he said, either you're with us or against us. After 9/11, this amazingly ridiculous statement, if you do not support our policies, you're against us. So therefore, if I did not agree with this military solution in Afghanistan, then I was pro-Taliban. पाकिस्तान की जानिब से हर बार ही फराख दिली का मुजाहरा किया जाता है, दावत दी जाती है, अमन के हवाले से, बातचीत के हवाले से कहा जाता है कि मुज़ाकरात किए जाएं, बैठकर बातचीत की जाए, गन उठाना, हथियार उठाना ये मसले का हल नहीं होता। और यही हमने देखा भी गुज़िश्ता रोज़ जो इंटरव्यू दिया गया वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से तो TV को बड़ा ही ज़बरदस्त रहा और आज हर जगह जहाँ देखा जाए इसी हवाले से बातचीत की जा रही है। इमरान खान के इस इंटरव्यू को ज़ेर बहस लाया जा रहा है और जैसा कि इरम फवाद चौधरी साहब भी कह रहे थे कि बड़ा ज़बरदस्त इंटरव्यू है और अब हम देख रहे हैं कि जगह जगह इसी की बात हो रही है, शहसुर्खियाँ लगी हुई हैं, TV चैनल्स इसको उठा रहे हैं और कुछ इसको पॉजिटिविटी में भी देख रहे हैं, कुछ इसको नेगेटिविटी में भी देख रहे हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि पॉजिटिव लोग ज़्यादा इसको ले रहे हैं। हम अमन के लिए बातचीत पर यकीन रखते हैं, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से कहा गया। साथ ही उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि मुज़ाकरात ही आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता है, अक़वाम मुत्तहिदा को जल्द या देर से तालिबान को तस्लीम करना ही होगा। बिल्कुल, उनकी जानिब से वाज़ेह तौर पर यह कहा गया कि मुज़ाकरात ही आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता है। ये भी कहा कि TTP ने पाकिस्तान में काम करने वाले चीनियों को नुकसान पहुंचाया और ये भी कहा गया कि अमेरिका कुर्बानी के लिए बकरे की तलाश में लगे हैं। अफ़गानिस्तान की सूरत हाल का कोई भी ज़िम्मेदार हो सकता है लेकिन पाकिस्तान नहीं। हो सकता है मुज़ाकरात के नतीजे में मामलात हल ना हो, अफ़गान तालिबान सालिस का किरदार अदा कर रहे हैं, ये कहा गया वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से। पाकिस्तानी तालिबान हथियार फेंके, आम शहरी बने तो उन्हें माफ़ कर देंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने कल-ए-दम TTP से गैर मुसल्लह होने का मुतालबा किया। गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने तुर्क TV को ऐसा इंटरव्यू दिया। बिल्कुल, और इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं खालिद नईम लोधी साहब, तज्ज़ियाकार हैं। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। कहिएगा इस पूरे इंटरव्यू को आप किस तरह से देख रहे हैं? बहुत अच्छा इंटरव्यू दिया गया है और बहुत खुलकर टू द पॉइंट बात की गई है। अमन के हवाले से बहुत फराख दिली का मुजाहरा किया गया है पाकिस्तान की जानिब से, आप इसको कैसा देखते हैं? जी, मेरा ख्याल है कि ये बड़े उन्होंने एतमाद के साथ बात की है। इसका ये मतलब है कि उनके पास ऐसी मालूमात हैं, जो भी वो चीज़ें जिनको वो कह रहे हैं कि हमें करनी चाहिए, उसके पीछे पूरा एक सोच मौजूद है। और इससे मुझे 2-3 चीज़ों का अंदाज़ा होता है। एक तो ये कि जो नई हुकूमत है अफगानिस्तान की, वो अपने वादे पूरे कर रही है, वो जगह नहीं दे रही किसी भी एक्सट्रीमिस्ट को दूसरे मुल्कों के ख़िलाफ़ ऑपरेट करने की। उन्होंने ज़रूर तहरीक तालिबान पाकिस्तान को कहा है कि आपके लिए भी यहाँ पर कोई जगह नहीं है और आप अपने मुल्क से बातचीत करें और जो भी आप आगे बढ़ सकते हैं बढ़ें। इससे ये भी पता चलता है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान असल में कमज़ोरी की हालत में है। वो इसलिए है कि ना तो उनके पीछे अभी रॉ है, ना NDS की उनको सपोर्ट हासिल है, तो वो तितर बितर होने की तरफ जा रहे हैं।
اس کے علاوہ امریکہ کے ساتھ بالکل صحیح بیلنس بات کی ہے عمران خان صاحب نے کہ ہم تو اچھے تعلقات چاہتے ہیں، لیکن نیچے سطح پر بات چیت بھی ہو رہی ہے، لیکن آگے چل کر پتہ چلے گا جب ان کو غصہ کم ہوگا کہ وہ پاکستان کے ساتھ کیسے تعلقات چاہتے ہیں۔ لیکن یہ انہوں نے بالکل صحیح کہا کہ ہم برابری کی سطح پر تعلقات چاہتے ہیں۔ برابری کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ان کے برابر کوئی ملک ہے، وہ بڑا ملک ہے، ہم چھوٹا ملک ہے، لیکن جو ایک دوسرے کی میوچل رسپیکٹ ہوتی ہے اس کی بنیاد کے اندر ہم تعلقات چاہتے ہیں۔ انہوں نے دوبارہ دہرایا کہ ہم کسی جنگ کا حصہ نہیں بن سکتے، ہم صرف پیس پروسیس کا حصہ بن سکتے ہیں۔ تو میرا خیال آل سیڈ اینڈ ڈن بہت بیلنس انٹرویو ہے اور بہت پازیٹیو ہے، اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ آنے والے جو دن ہیں اس خطے کے لیے، پاکستان کے لیے، افغانستان کے لیے خوش آئند ہیں انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے سر، آپ کا موقف ہم تک آ گیا ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ جو آنے والے دن ہیں وہ اس پورے خطے کے لیے خوش آئند ثابت ہوں گے، یہ انٹرویو بڑا اچھا ثابت ہوگا انشاءاللہ، ہم بھی یہی امید کرتے ہیں۔ خالد صاحب بہت شکریہ، آپ نے سما کو وقت دیا۔ سابق وزیر قانون پنجاب رانا ثناء اللہ کہتے ہیں وزیر اعظم عمران خان فورسز اور شہریوں کی قربانیوں کو نظر انداز کر کے طالبان کو NRO دے رہے ہیں۔ وہ دہشت گردوں سے تو مذاکرات کر رہے ہیں لیکن اپوزیشن کے ساتھ بات چیت کرنے کو تیار نہیں ہے۔ وہ لاہور میں میڈیا ٹاک کر رہے تھے۔ وہ طالبان جنہوں نے APS کے مظلوم بچوں کو لہو لہان کیا، انہیں شہید کیا سینکڑوں کی تعداد میں، اب یہ کہہ رہا ہے کہ ان طالبان کو جو ہے وہ NRO دیا جائے۔ یہ لیڈر آف دی اپوزیشن سے ہاتھ نہیں ملا سکتا، لیکن مولوی فقیر اللہ کے ساتھ ہاتھ ملانے کو تیار ہے۔ یہ ان سے تو ڈائلاگ کرنا چاہتا ہے لیکن اپوزیشن سے ڈائلاگ نہیں کرنا چاہتا، اپوزیشن کے خلاف مقدمے بنانا چاہتا ہے۔ دو جج ہماری عدالتوں میں تعینات ہوتے ہیں، ان کا یہ شروع کرتے ہیں کہ یہ پیدا کب ہوا۔ ارشد ملک مرحوم جو ہے وہ تو مرنے سے پہلے سارا بتا گیا ہے کہ کس طرح سے میری ویڈیو جو ہے وہ لائی گئی اور کس طرح سے مجھے بلیک میل کیا گیا اور کس طرح سے مجھے کہا گیا کہ 14 سال جو ہے وہ میاں نواز شریف کو سزا۔ عوام کو چاہیے کہ وہ ہمارے ساتھ شامل ہوں، اس کٹ پتلی کو جو ہے وہ فارغ کریں۔ عوام کو چاہیے کہ وہ اپنی آواز جو ہے وہ اپوزیشن کی آواز میں بلائیں۔ کوئی اتحاد بنائے یا دشمنی کرے ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ چینی کونسل جنرل کا سما کو اہم انٹرویو، کہتے ہیں سی پیک طویل مدتی منصوبہ اور خطے کے ساتھ پاکستان کے لیے بہت اہم ہے، منصوبے کی رفتار بھی ٹھیک ہے، ہمارا مستقبل روشن ہے۔ چین کے کونسل جنرل پینگ زینگ وو نے سما کو انٹرویو میں بتایا کہ بظاہر یہ بات درست ہے کہ سی پیک پر پہلے کی نسبت کام تھوڑا سست ہے، لیکن اس کی وجہ ترقیاتی منصوبوں کی ضروریات ہیں۔ There are lots of state-owned companies coming to Pakistan. They built the power plants, they built the roads, all these infrastructures. And now we are trying to attract more Chinese small business, small companies coming to build the special economic zones. This needs time. So for this stage, it seems to be slower than before. But actually, everything is progressing. چین کے خلاف امریکہ کی قیادت میں بننے والے چند ممالک کے گروپ کے متعلق کونسل جنرل کا کہنا تھا کہ یہ الائنس صرف اپنے مد مقابل کو پسپا کرنے کے لیے ہے، لیکن ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ Some countries, they want to forge alliance, so that's their choices. But China is not afraid of that one. Some country who is losing the influence now, they want to regain the advantages. So that country may be the leader of this group. Other countries are only participants. Some superpower is a leading country in this bloc. چینی کونسل جنرل کا کہنا تھا کہ چین کسی کے خلاف گروپ نہیں بناتا، اسی لیے ترقی پذیر ممالک میں بھی سرمایہ کاری کر رہا ہے۔ کیمرامین جواز یحییٰ کے ساتھ نعیم اشرف بٹ، سما، لاہور۔ کچھ موسم کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کریں، آپ کو بتائیں کہ شاہین 6 گھنٹے میں شدید طوفان میں تبدیل ہو جائے گا۔ محکمہ موسمیات کا 7واں الرٹ جاری۔ محکمہ موسمیات کے مطابق شاہین بحیرہ عرب کے جنوب اور شمال جنوب میں موجود ہے۔ طوفان شاہین کراچی کے ساحلی پٹی سے دور ہو گیا ہے، سمندر میں طغیانی ہے، ماہی گیروں کو کھلے سمندر میں نہ جانے کی ہدایت کی گئی ہے۔ گوادر، لسبیلا اور بلوچستان کے دیگر علاقوں میں کل تک بارش ہو سکتی ہے، جبکہ طوفان شاہین آج شام عمان کوسٹ مسقط سے ٹکرانے کا امکان ہے۔ بلوچستان اور پنجاب کے کئی شہروں میں موسلادھار بارش، گوادر میں سمندر کی لہریں ساحل سے ٹکرا گئی، کوہلوں میں قومی شاہراہ کئی مقامات پر بہہ گئی، قصور، شکرگڑھ اور دیگر شہروں میں بھی بادل جم کر برسے۔ گوادر اور گرد و نواح میں تیز ہواؤں کے ساتھ موسلادھار بارش، کئی علاقے پانی پانی ہو گئے، آمد و رفت مشکل ہو گئی، بجلی کا نظام متاثر، کئی علاقے بجلی سے محروم ہو گئے۔
90 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलने वाली हवाओं के असरात समंदर में दिखाई दिए। लहरें साहिल से टकरा रही हैं। कोहलू में मूसलाधार बारिशों का सिलसिला जारी है। कोहलू कोयटा कौमी शाहराह को शदीद नुकसान पहुंचा है। नदी नालों में तुखियानी से फाजिल शाह ग्राउंड वर्ड अर्नट के मकाम पर सड़क बह गई। पंजाब के कई शहरों में भी बादल जमकर बरसे। कसूर और गिरदोनवाह में सड़कें और गलियां तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर है। शकरगढ़ में भी गलियां और सड़कें पानी पानी हो गईं। लियाकतपुर के कई इलाकों से 14 घंटे बाद भी बारिश का पानी नहीं निकाला जा सका। महकमा मौसमियात ने आज भी बालाई और वस्ती पंजाब, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा और ज़ेरी बलूचिस्तान में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान जाहिर किया है। और थोड़ी सी बारिश ने पाकिस्तान की सबसे बड़ी सब्जी और फ्रूट मंडी का हाल बुरा कर दिया है। गंदगी, गिलाज़त और कीचड़ के बायस व्यापारियों का कारोबार करना मुश्किल हो गया है। मजीद बता रहे हैं वहीं पर मौजूद हमारे नुमाइंदे सैयद रिजवान आलम। आप बिल्कुल यकीन करें, नाकाबिले बयान हालत है यहाँ की। और गंदगी, कीचड़, मेरे कैमरामैन अगर आपको दिखा सके तो खुद मैं जिस जगह खड़ा हुआ हूँ, मेरे शूज़ जो है पूरे लॉन्ग शूज़ हम यहाँ पहन कर आए थे, वो पूरे कीचड़ में है इस वक्त। यहाँ पर इतनी गंदगी है, गिलाज़त है, कीचड़ है। बारिश के बाद सूरत हाल नाकाबिले बयान हो चुकी है। कीचड़ है, यहाँ पर लोग चल भी नहीं सकते। माल हमारा सारा खराब हो गया। पैसे लेने वाले आते कहाँ से थे उनको? कारोबार का हाल क्या हुआ है? परेशान हम लोग। भाई साहब इधर सारा माल हम ले लिए, कोई खरीदारी कोई आता ही नहीं। हमने पैसा अपने जेब से भरते हैं। या तो ये वफा को सेव किया जाए या इसको बना दिया जाए। यहाँ जो टैक्स लिया जाता है सही उनका जो ना पूछ दो जो कि कहाँ जाता है, इस मंडी को खर्चा क्यों नहीं होता है। हमने यह मालूमात करी, पता ये चला कि बहुत सारे लोग यहाँ बीमार हो गए। ये तो यहाँ तो बीमारियाँ फैल चुकी होंगी इस वक्त, जो यहाँ पे सफाई सुथराई की जो सूरत हाल है उसको देखते हुए। जी, इस्लामाबाद से अफसोसनाक खबर शामिल कर लेते हैं, जहाँ बाराकाहू में गाड़ी खाई में गिरने से 7 अफराद जहाँ भाग हो गए हैं। जहाँ भाग अफराद में 3 खवातीन और बच्चा भी शामिल है। आदिल तनोली हमारे साथ ही मौजूद हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। आदिल, इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, क्या तफसीलात हैं आपके पास? देखें, थाना बरागऊ के इलाके फुलगरा में रात गए ये वाक़या पेश आया है, जिसमें मजमूई तौर पर पुलिस की जानिब से जो बताया गया है अभी तक 7 अफराद की हलाकत हुई है। खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं। ये एक खानदान है जो कि शादी की तकरीब से वापस तकरीब पर जा रहे थे, तो गाड़ी बारिश के बाद जो है गहरी खाई में जा गिरी है, जिसकी पुलिस को भी रात तक इतला नहीं मिली। सुबह पुलिस को इतला मिली है, ताहम जो हादसे में जाँ बाग अफराद हैं उनकी मैतें जो है गहरी खाई से निकाल कर इस्लामाबाद के पोली क्लिनिक अस्पताल मुंतकिल की गई हैं। मजमूई तौर पर 7 अफराद जो है बताए गए हैं, जिनमें खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं। शादी की तकरीब से जा रहे थे, तो ये हादसा जो है रात गए फुलगरा के इलाके में पेश आया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। इस अफसोसनाक हवाले से, वाक़े के हवाले से आप हमें अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि जाली खबरें फैलाने पर भारत की दुनिया भर में रुसवाई। फ्रांस के टीवी चैनल ने भारतीय प्रोपेगेंडा बेनकाब कर दिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने ट्वीट में फ्रांस टीवी की वीडियो शेयर कर दी है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय जाली प्रोपेगेंडे को अब आलमी मीडिया भी सामने ला रहा है। फ्रांस के मशहूर मीडिया ग्रुप ने झूठे भारतीय प्रोपेगेंडे का पोल खोल दिया। फ्रांसीसी टीवी ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि भारत के हस्ती टीवी चैनल ने तालिबान के पंजशेर पर कब्जे के दावे के बाद पाकिस्तान एयरफोर्स के पंजशेर पर हमलों से मुताल्लिक जाली रिपोर्ट जारी की। भारत के टाइम्स नाउ और जी हिंदुस्तान टीवी चैनल ने भी इसी वीडियो का सहारा लेकर पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया। और अब आपको बताएं कि वज़ीर आला जाम कमाल खान बलूचिस्तान अवामी पार्टी की सदारत से दस्तबरदार हो गए हैं। आपको बताएं कि पार्टी की 5 रुकनी कोर कमेटी का इजलास भी तलब कर लिया गया। मोहम्मद आतिफ रिपोर्ट करेंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल हुक्मरान जमात बलूचिस्तान अवामी पार्टी की सदारत से दस्तबरदार हो गए। समाजी राब्ते की वेबसाइट पर लिखा कि जनरल सेक्रेटरी मंजूर काकड़ और मरकजी ऑर्गेनाइज़र जान जमाली पार्टी इंट्रा इलेक्शन को जल्द हतमी शक्ल दें। बतौर सदर BAP 3 साल गुजारना एजाज़ की बात है। बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने तमाम अरकान को रास्ता देने के लिए बेहतरीन जमहूरी इक़्तिदार और कारकर्दगी दिखाई। BAP के प्लेटफार्म से तमाम अरकान को खुले अंदाज में तनकीद करने और तजवीज़ देने का मौका मिला। दूसरी जानिब बलूचिस्तान अवामी पार्टी के बानी रहनुमा सईद अहमद हाशमी ने पार्टी की 5 रुकनी कोर कमेटी का इजलास तलब कर लिया है, जिसमें नए इंट्रा इलेक्शन
नाराज अरकान के तहफ़्फ़ुज़ात और सियासी बहरान पर गौर किया जाएगा। इसके साथ साथ जाम कमाल के बतौर वज़ीर आला रहने के लिए आइंदा 48 घंटों को अहम करार दिया जा रहा है। मोहम्मद आतिफ समा, क्वेटा। और अभी खबर यह है कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के लिए नई मुश्किल खड़ी हो गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पोलो ग्राउंड और दीगर रेफरेंसेस में बरियत के खिलाफ नैब अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर कर दी हैं। सुहेल रशीद हमारे साथ ही मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात ले लेते हैं। सुहेल, आगाह कीजिए। ये पोलो ग्राउंड और सेक्टर और ARY गोल्ड में नैब की दो अलग अलग अपीलें हैं जिनको समाअत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुकर्रर कर दिया है। इन रेफरेंसेस में आसिफ अली जरदारी को एहतसाब अदालत ने बरी किया था और इस बरियत को नैब ने चैलेंज कर रखा है। गुज़श्ता 4 साल से ये अपीलें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने ज़ेर इंतज़ाम मौजूद थी और अब इनको समाअत के लिए बाकायदा मुकर्रर कर दिया गया है। ARY गोल्ड रेफरेंस में साबिक सदर पर ये इल्ज़ाम था कि उन्होंने $10 मिलियन की रिश्वत ली, जबकि इस तरह ट्रैक्टर सब्सिडी स्कीम में भी उन पर बेज़ाब्तियों का इल्ज़ाम था। ये तमाम अपीलें जो हैं अब 3 के रोज चीफ जस्टिस सदर मिनल्ला की सरबराही में 2 रुकनी बेंच इन पर समाअत करेगा, जिसमें नैब ने ये इस्तदा कर रखी है कि दोनों बरियत जो है फैसले उनको कलअदम करार दिया जाए और आसिफ अली जरदारी को इस नैब ऑर्डिनेंस के तहत इन केसेस में सजा दी जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। नियारी गैंगस्टर उज़ैर बलोच ने तिब्बी सहूलियात के लिए अदालत में दरख्वास्त दे दी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने जेल सुपरिटेंडेंट सेंट्रल को उज़ैर बलोच की आंखों का इलाज कराने का हुक्म दे दिया। अदालत की जानिब से ये कहा गया कि आइंदा समाअत पर तिब्बी सहूलियात की रिपोर्ट पेश की जाए। जेल सुपरिटेंडेंट से 7 अक्टूबर को उज़ैर बलोच की मेडिकल रिपोर्ट भी तलब कर ली गई। गैंगस्टर उज़ैर बलोच ने तिब्बी सहूलियात की दरख्वास्त दे दी। आंखों के इलाज के लिए अदालत में दरख्वास्त दायर की गई है। जेल सुपरिटेंडेंट को उज़ैर बलोच की आंखों का इलाज कराने का हुक्म दे दिया गया। दूसरी जानिब मुल्क में कोरोना की चौथी लहर के वार जारी हैं। एक दिन में 46 मरीज इंतकाल कर गए हैं। मजमूई अमवात 27,831 हो गई। NCOC के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ 51,796 टेस्ट किए गए। 1,664 नए केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि मस्बत केसेस की शरह 3.21% रही। के ढेर बैठने के लिए बेंचेस तक नहीं। पेशावर के इलाके हयाताबाद फेज 3 में पार्क टूट फूट का शिकार, जंगले भी चोरी हो गए। मेरा नाम समीउल्लाह है। मैं फेज 3 हयाताबाद K2 का रहने वाला हूँ तकरीबन 20 साल से। जो हालत है इस पार्क की, अकेला पार्क की नहीं है बल्कि सारे सोसाइटी K2 सेक्टर की है। हम जब आकर बैठते हैं न बैठने की जगह है, दीवारें नहीं है, न कोई सिस्टम है, न कोई माली है, न कोई सिक्योरिटी है। हालात आप देख सकते हैं, टूटा फूटा है, जंगले उखाड़ चुके हैं। न इधर पार्क को कोई पानी दे रहा है, न सफाई का कोई ख्याल है। दरख्त दे के हमने खुद लगा रखे हैं, सफाई खुद कर रहे हैं दरख्त का। अभी तक इधर का जो हमने कुछ माली इधर नहीं देखा है और जो है वो अक्सर PDA के घरों, डायरेक्टरों के घरों में काम कर रहे हैं। पिछले हुकूमत ने भी ये हालात कर रखी थी। इस हुकूमत से हमारी तो बहुत तवक्कुआत थी, लेकिन अफसोस इस हुकूमत ने उससे भी बदतर हालत कर दिया। कोई पूछने वाला नहीं है। अफसोस हम किससे गिला करें, किससे शिकायत करें, हमारा कोई सुनने वाला नहीं। और कराची का इलाका लियाकताबाद अपने मुनफरिद खानों की वजह से भी मशहूर है। उन्हीं में एक बीफ चाप भी है। तेजी से मकबूल होने वाली बीफ चाप में क्या खास बात है और कैसे तैयार होती है, जानते हैं इम्तियाज अली की रिपोर्ट में। मेरा नाम कामी है और हम 30 से 35 साल से यही काम कर रहे हैं। तो स्पेशल जो है ना हमारी ये है चाप। पूरे कराची में सिर्फ ये बीफ चाप हमारे पास होती है। माशाल्लाह हमारे पास जो है लोग बहुत दूर दूर से आते हैं चापे खाने, और इसके अलावा भी हैदराबाद से भी लोग हमारे पास ये चाप खाते हैं। बच्चे का गोश्त भी हम कई जगहों से परचेज़ करते हैं, जहाँ से अच्छा लगा हुआ होता है, जहाँ अच्छा जानवर कटा हुआ होता है, हम लोग वहाँ से परचेज़ करते हैं। बड़े का गोश्त ये गलता जल्दी नहीं है। 12-15 मसाले हम लोगों के होते हैं, तो हम लोग खुद बनाते हैं ये मसाले जो है ना। हमारे पास पीस होता है 500 का भी होता है, 600 का भी पीस होता है। तो इस हिसाब से रखा हुआ है। वज़न उसका 1.5 पाव का होता है, आधा किलो का होता है, 3 पाव की भी चाप होती है हमारे पास। जब भी हम यार दोस्त आते हैं यहाँ पर तो यहाँ चापे खाते हैं, और भी चीज़ें खाते हैं, लेकिन चापे बहुत अच्छी होती हैं, मशहूर है माशाल्लाह। मसाला वगैरह बहुत अच्छा होता है इनका।